फोटोसिंथेसिस होता तो पहले से ही था, लेकिन नया नया समझने स्टार्ट हुआ था। तो वहां पर इक्वेशन हुआ करती थी CO2 प्लस वाटर 6,6H12O6 और ऑक्सीजन साथ में वाटर भी बनती है, और बैलेंसिंग की बात अलग। तो साइंटिस्ट ये मना करते थे, इधर देखना, साइंटिस्ट ये मना करते थे कि 6 लो और 12 ये ले लो, या फिर इसको 6 कर लो, ये ले लो 6, बैलेंस ही करने के लिए 6 इधर वाटर नहीं लिखेंगे और क्या 6 ये। तो ऐसे करने से ये रिएक्शन हो गई। साइंटिस्ट क्या मना करते थे कि ये रहा 6, इसको हमने लिख दिया H2O H2O का हमने लगा दिया इंटू 6, इसको हमने लिख दिया 6 और ये ऑक्सीजन को अलग कर दिया। साइंटिस्ट माना करते थे कि ये कार्बन जुड़ गया किसके साथ, वाटर के साथ, 6 कार्बन जुड़ा इसके साथ जुड़ा तो ये बन गया ग्लूकोज। तो इसका मतलब है साफ समझ में आ रहा है कि इसका जो ये था, ये वाला वो ये निकल गया ऑक्सीजन के फॉर्म। तो पुराने जमाने के साइंटिस्ट, ओल्ड जो साइंटिस्ट थे वो माना करते थे कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है, ऑक्सीजन जो निकली है वो निकली है CO2 से। ये बात समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई? ये बोला करते थे साइंटिस्ट। लेकिन फिर साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वान नील साइंटिस्ट। अब ये वान नील जो साइंटिस्ट है, इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर CO2 कार्बोहाइड्रेट में चेंज होती है। मैं कार्बोहाइड्रेट को ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन डोनर H2S होता है। हाइड्रोजन CO2 को H2S देता है, इसलिए वहां पर या तो सल्फर निकलेगा या सल्फेट गैस निकलेगी। ये इवॉल्व हुआ है। इस साइंटिस्ट ने बोला अगर O2 CO2 से आती, अगर O2 CO2 से आती, जनरेट होती, तो हाइड्रोजन डोनर कोई भी यूज हो, हाइड्रोजन डोनर कोई भी यूज हो, ऑक्सीजन निकलनी ही चाहिए थी। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, वॉन नील साइंटिस्ट ने देखा जो सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उनके अंदर हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं H2S यूज होता है, तो वहां पर O2 नहीं सल्फर निकलती है, सल्फेट निकलता है। अगर पुराने जमाने के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले तो अभी भी निकलनी चाहिए थी क्या, ऑक्सीजन। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूज क्या हुआ, लेकिन नहीं निकले। इसका मतलब इन साइंटिस्टों ने बोला कि CO2 से नहीं ऑक्सीजन निकलती, ऑक्सीजन हाइड्रोजन डोनर से निकलती। क्योंकि हायर प्लांट्स के अंदर, ये तो है बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, जो हायर प्लांट्स है या प्लांट्स लिख दो, उनके अंदर CO2, वहां हाइड्रोजन डोनर वाटर होता है, इसलिए वहां पर कार्बोहाइड्रेट तो बनता है और साथ में निकलती है ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन डोनर के पास जो चीज होती है वही निकलती है। ये ऐसा प्रूव करके बता दिया किसने,
मतलब ऐसा बता दिया थ्योरी के हिसाब से वॉन नील सैंटिस। वॉन नील सैंटिस ने बोला कि अगर ऑक्सीजन CO2 से निकलती तो फिर सल्फर बैक्टीरिया के अंदर भी ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं निकलती। तो ये साफ इंडिकेशन कर रहा है कि ऑक्सीजन वहां से ही निकलेगी जो हाइड्रोजन डोनर होगा। ये बात समझ में आ गई? चलो रीड करते हैं। बेस्ड ऑन दिस स्टडी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, हम जानते ही माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन होता है मेन, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसके पहले ये माना करता था कि CO2 से ऑक्सीजन आई है। Is demonstrates the photosynthesis essential at light dependent reaction in which hydrogen from the suitable oxidizer compound reduce carbon dioxide to carbohydrate। इसमें बोला जा रहा है कि एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन डोनेट करता है और उसका रिडक्शन कर देता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। Some organisms do not release oxygen during photosynthesis when H2S, जब H2S, instead the hydrogen donor for purple and sulfur, green sulfur bacteria. The oxidation product is sulfur और सल्फेट। इसने हाइड्रोजन दे दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया किसमें? सल्फर एंड सल्फेट। डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑक्सीजन, या तो सल्फर निकलेगा सल्फेट निकलेगा, वो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा, तो सल्फर या सल्फेट, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन डोनर कौन आ गया? H2S। ये कौन है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। ये बात सबको समझ में आए? ये बात समझ में आए? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये किसने बता दिया? वॉन नील साइंटिस्ट। क्लियर? लेकिन ग्रीन प्लांट के अंदर हाइड्रोजन डोनर जो है वो वाटर है, तो वहां निकल रही है क्या? ऑक्सीजन। तो डिपेंड कर रहा है क्या निकलने वाला है, वो डिपेंड करेगा किस पर? हाइड्रोजन डोनर। क्लियर बताया था? चलिए, तो ये प्रूव करके बताया, लेकिन इन्होंने जो प्रूव किया ये छोटी कल किया, कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं किया, बस इन्होंने पढ़ा ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए था, और ऐसा होता तो ऐसा होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन डोनर से ऑक्सीजन नहीं निकलती तो फिर CO2 से निकलती, तो दोनों में निकलनी चाहिए थी, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं थे, तो फिर नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हिल और बेंडल साइंटिस्ट। बेंडोल को जानी दीजिए, रॉबर्ट हिल को आइए। रॉबर्ट हिल साइंटिस्ट, रॉबर्ट हिल साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि ऑक्सीजन किससे निकलती है। इन्होंने देखो बहुत ज्यादा काम किया लाइट रिएक्शन पर, लाइट रिएक्शन पर बहुत वर्क किया। इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऑक्सीजन किससे निकलती है। तो देखो कंफ्यूजन ये था कि CO2 के पास भी ऑक्सीजन है और वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, तो किससे आई है ऑक्सीजन? तो इन्होंने क्या किया, ऐसा करता हूं मैं कि जो CO2 और वाटर दोनों रिएक्शन करते हैं तब कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसी से ऑक्सीजन निकलती है वहां पर ही। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हम CO2 को हटा दें और फिर भी रिएक्शन करवाएं, CO2 को हटा दें फिर भी रिएक्शन कराएं, अगर फिर भी रिएक्शन करा रहे हैं CO2 के बिना भी और फिर भी अगर ऑक्सीजन निकल रही है, तो 100% ऑक्सीजन किससे आई है? वाटर से। अगर हम CO2 को हटा दें और CO2 को हटा दें और वाटर को लें और रिएक्शन करवाएं और फिर ऑक्सीजन नहीं निकल रही, तो इसका मतलब ऑक्सीजन वाटर से नहीं आई है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इनको क्या क्या चाहिए, इधर देखिए। इनको ये रिएक्शन कराने के लिए पहली बात तो ग्रीन पार्ट चाहिए, और ग्रीन पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और इन्होंने प्लांट लिया, एक मिनट, प्लांट लिया स्टेलेरिया मीडिया, एनसीईआरटी का स्टेलेरिया मीडिया। स्टेलेरिया मीडिया प्लांट से इन्होंने क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। तो ये जो है ये आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट कौन से प्लांट से लिया? स्टेलेरिया मीडिया। दूसरा इन्होंने लिया वाटर। थर्ड इन्होंने लिया लाइट सोर्स, क्योंकि बिना लाइट के तो लाइट रिएक्शन नहीं हो, तो लाइट सोर्स लिया।
क्लियर बेटा? और साथ में इन्होंने लिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की क्यों जरूरत पड़ गई इसको देखिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वाटर तभी टूटेगा जब ये इलेक्ट्रॉन कोई और ले लेगा। वाटर तभी ब्रेक होगा जब इससे इलेक्ट्रॉन कोई और ले लेगा। मान लीजिए इन्होंने CO2 को हटा दिया और यहाँ कुछ भी नहीं लिया इलेक्ट्रॉन लेने वाला कंपाउंड, तो वाटर कितनी कोशिश कर लो वाटर टूटेगा नहीं, क्योंकि वाटर से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई नहीं लेगा, तो वाटर ब्रेक नहीं होगा। तो वाटर ब्रेक तभी होगा जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई और ले लेगा। अब और क्या, नेचुरली अगर फोटोसिंथेसिस में देखें तो इलेक्ट्रॉन कौन लेता था, CO2, लेकिन हम CO2 तो हटा ही रहे हैं क्योंकि ये तो कंफ्यूजन कर रहा था। तो फिर इन्होंने यहाँ लिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इन्होंने बोल दिया हिल रिएजेंट। हिल रिएक्शन मतलब हिल रिएक्शन के अंदर रॉबर्ट हिल ने लिया तो इसलिए हिल रिएजेंट। ये सब हम लेबोरेटरी में करवा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया, वाटर लिया, लाइट का सोर्स लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिया जिसको हिल रिएजेंट बोला, ये सब लैब में करवा रहे हैं। फिर ये सब ले लिया तो सेटअप देखते हैं। ये बीकर लिया, बीकर के अंदर इन्होंने डाला क्लोरोप्लास्ट, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, आइसोलेट क्लोरोप्लास्ट, स्टेलेरिया मीडिया से आइसोलेट किया। इसके अंदर जितनी भी CO2 थी उसको हटाया या हट जाती है वाटर के अंदर, CO2 फ्री मीडियम बना दिया। यहां पर इन्होंने लिया रिड्यूस हाइड्रोजन एक्सेप्टर। रिड्यूस हाइड्रोजन एक्सेप्टर लेना मतलब क्या लेना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना मतलब किसको एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करना है। और इसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को नाम दिया हिल रिएजेंट। मतलब हिल रिएजेंट कुछ भी नहीं, एक कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मुझे नहीं पता कि फेरिसाइनाइट है या DCPIP है, मुझे नहीं पता ये क्रोमाटिड है, या फिर मुझे नहीं पता कि ये बेंजाक्विनोन है। मुझे तो पता है कि एक कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना मतलब किसको एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करना है। ये सब इस बीकर के अंदर डाल दिए। कुछ समय बाद इनको बिल्कुल लाइट सोर्स लिया, आर्टिफिशियल लैब के अंदर करवा रहे हैं। कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के बबल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई दे रही। तो इन्होंने देखा यार हमने तो ये मीडियम ऐसा लिया था जिसमें CO2 थी नहीं, सिर्फ यहाँ तो रॉ मेटेरियल में वाटर ही था, फिर भी यहाँ ऑक्सीजन निकली। इसका मतलब साफ समझ में आ गया कि ये ऑक्सीजन वाटर से ही आई है। अगर ये CO2 से आती तो क्या CO2 फ्री मीडियम के अंदर ऑक्सीजन बनती, क्या CO2 फ्री मीडियम में ऑक्सीजन बनती, क्या नहीं। तो ये साफ हो गया कि वाटर है और वाटर के ब्रेक डाउन होने से ऑक्सीजन बन गई है। मतलब ऑक्सीजन कहां से आई है, वाटर से आई है। क्लियर बेटा? वापस समराइज करता हूं। एक बीकर लिया, बीकर के अंदर इन्होंने क्लोरोप्लास्ट लिया, आर्टिफिशियली लैब के अंदर करवा रहे हैं। इन्होंने हील रिएजेंट लिया। हील रिएजेंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा वाटर से तभी रिएक्शन आगे चलेगी। CO2 को हटा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। और फिर भी ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई दी, मतलब ऑक्सीजन किससे आई है, वाटर से आई है, ऐसा उसने बता दिया रॉबर्ट हिल ने लाइट रिएक्शन पर बहुत ज्यादा काम किया। इन्होंने जेड स्कीम भी दी। अब ये चीजें तुम्हें बाद में समझ में आएगी कि जेड स्कीम क्या है, ये लाइन अभी नहीं पढ़ाई। क्लियर, ये बाद में समझ में आएगा। क्लियर यहाँ तक? तो हिल रिएजेंट साफ समझ में आ गया। हिल रिएजेंट वो है जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। हाइड्रोजन एक्सेप्टर मतलब क्या एक्सेप्टर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट यहाँ उलझा रहता है। हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना तो है ही। अब हिल रिएजेंट नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। ये बेंजाक्विनोन जो है ना इधर आएगा, ठीक है। नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। बेंजाक्विनोन आर्टिफिशियल में आएगा। जो इलेक्ट्रॉन अगर प्लांट के अंदर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर प्लांट के अंदर एक्सेप्ट कर रहा है तो नेचुरल है। और लैब के अंदर हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, जैसे है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, क्रोमेट, DCPIP, 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोल्फिनोल।
2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोल्फिनोल। नहीं करना फुल फॉर्म यार, मैं लिख के दे दूंगा नोट्स हैंड आउट्स, नहीं करना यार। ये सब वो कंपाउंड है, ये सब वो कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर। अरे बात समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो? ठीक है। ये क्यों लिया था? क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, वाटर से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन लेगा, तभी तो वाटर टूटेगा और ऑक्सीजन बनेगी। CO2 क्यों नहीं लिया? CO2 लेते तो वापिस वही कंफ्यूजन जनरेट हो जाता। सनलाइट भी है और साथ में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट है तो मतलब क्लोरोफिल भी है। ये बातें सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ और चीज समझ लीजिए। अब हाइड्रोजन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनर के फॉर्म में हम या तो फेरिस साइनाइड को यूज कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं DCPIP को, डाइक्लोरोफिनोल इंडोल्फिनोल, 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोल्फिनोल। सुनिए कैसे। डाइक्लोरोफिनोल इंडोल्फिनोल को यूज करना ज्यादा आसान है, ज्यादा इजी है। क्यों? इधर देखिए, ये टेस्ट ट्यूब ली लैब के अंदर साइंटिस्ट ने, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ले ली। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने डाला क्लोरोप्लास्ट, आइसोलेट क्लोरोप्लास्ट, और इन्होंने डाला इसमें वाटर, और साथ में इसमें डाला इन्होंने DCPIP। DCPIP जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू सा कलर होता है, तो पूरा सॉल्यूशन जो है उसका कलर हो जाएगा ब्लू, पूरा कलर ब्लू हो गया। ठीक है, अब इसमें डालिए लाइट, आर्टिफिशियली लैब के अंदर लाइट डाल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट है इसमें। अब इसमें क्या होगा, इसका कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा, इसका कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये कलरलेस होने लग जाएगा, लाइट ब्लू की तरफ जाने लग जाएगा। अब कलरलेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। इसका मतलब है कि DCPIP जो पहले ब्लू कलर का था, पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का कर दिया था, इसने वाटर से ले लिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन ले लिए। अब इसका हो गया रिडक्शन, जैसे ही DCPIP का रिडक्शन हो जाता है ये कलरलेस हो जाता है। तो जैसे ही सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, जैसे सॉल्यूशन कलरलेस हो गया मतलब तुम समझ जाइए कि वाटर का ब्रेक डाउन हो गया है और ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गई है, मतलब यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो गई है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो DCPIP लेना ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें कलर चेंज हो रहा है, तो कलर चेंज हो रहा है तो हमें आराम से सब दिखाई दे रहा है। DCPIP मतलब कलर चेंज हो रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है कि मतलब रिएक्शन हो रही है, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो मतलब रिएक्शन नहीं हो। क्लियर है? अब स्टूडेंट पूछ रहा है DCPIP क्या है। DCPIP एक कंपाउंड है, 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोल्फिनोल, इंडोल को भी जानते हो तुम, फिनोल को भी जानते हो, डाइक्लोरो को भी जानते हो। 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोल्फिनोल कंपाउंड है, एक डाई है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, हिल रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर बेटा? चलिए, अब रॉबर्ट हिल ने ये तो बता दिया इंडोल क्या है। बेटा मैं केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, इंडोल क्या है मुझसे मत पूछ लेना, पे फिनोल क्या है ये मत पूछ लेना, बेंजीन क्या है, वो आएगा केमिस्ट्री में बेटा, इंडोल विंडोल। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें जानना है तो फोन करके पूछ लेना बेटा इंडोल। बेटा CO2 फ्री मीडियम क्यों लेंगे? क्योंकि कंफ्यूजन दूर करना है हमें। ठीक है, क्योंकि CO2 और वाटर दोनों में से एक के पास, दोनों के पास ऑक्सीजन है, तो हमने CO2 को हटा दिया, CO2 को हटा दिया मतलब वहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो अब जो भी ऑक्सीजन निकलेगी सिर्फ किससे निकलेगी? वाटर से। चलिए बेटा आगे चलिए। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रूबेन और कामेन साइंटिस्ट।
अब देखिए जो रॉबर्ट हिल है, इन्होंने बता तो दिया कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें साइंटिस्ट में कि हेक्सेट में क्या ये ऑक्सीजन वाटर से आ रही हो सकता है, डाई से भी आ रही हो। तो फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है रूबेन और कामेन, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इन्होंने रेडियो आइसोटेप टेक्निक यूज की, और इन्होंने क्या किया हम जानते हैं। ऑक्सीजन में एक होता है O16 और एक होता है O18। एक होता है O16 और एक होता है O18। O18 जो है वो ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप है। नॉर्मली हमें ऑक्सीजन O16 की फॉर्म में दिखाई देता है, समझ पा रहे हो। तो देखो इन्होंने क्या किया कि जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन था उसको तो रिप्लेस कर दिया O18 से, और जो CO2 के पास था वो नॉर्मल रहने दिया 16 वाला। जब इन्होंने इसकी स्टडी की, पूरी टेक्निक है, रेडियो आइसोटोप टेक्निक होती है पूरी स्पेक्ट्रोमेट्रिक टाइप, तो उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन था वो O18 टाइप का था। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि O18 तो CO2 के पास नहीं था, ऑक्सीजन के पास था। इसका मतलब ऑक्सीजन सिर्फ वाटर से ही निकली है। तो रूबेन कामेन साइंटिस्ट ने रेडियो आइसोटोप टेक्निक से प्रूव करके दिखा दिया कि ऑक्सीजन वाटर से ही निकली है। और कौन सा रेडियो आइसोटोप लिया? O18। क्लियर बेटा? यहां तक किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एनसीईआरटी की, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, तामझाम हम पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस, बात की बात है बेटा, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन हम समझ में आएगा विकास, अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट, जो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट, और ग्रीन पार्ट मेनली होता है लीफ, और लीफ में मिलती है मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के अंदर मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, वहां मिलेगा हमें फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी दो स्पेस होते हैं। एक लिक्विड वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्रेना और स्ट्रोमा लेमिली बोल देते हैं। दो ग्रेनम को जोड़ने वाले को स्ट्रोमा लेमिली, और बाकी ये जो है ग्रेनम है वो सारे हैं तो ग्रेना बोल देते हैं। तो एक पार्ट तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक पार्ट तो मेम्ब्रेन का बना है जिसको मेम्ब्रेन सिस्टम बोल रहे हैं, और एक पार्ट जो है लिक्विड भरा हुआ है उसको हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं। तो दो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट में। बाकी तो जानते ही हो, लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम। चलिए मुझे बताइए कौन सा राइबोसोम होगा ये? बहुत बढ़िया सोमिया। 70S, 80S, 55S, 40S। भाई अंशिका 80S, अंशिका 80S। भाई साहब 70S सही आंसर बेटा। जिसने 80S किया है अपने आप को कोसो थोड़ा, गलत टाइप होगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ गलत टाइप हो गया है, लेकिन अगर सच में गलत टाइप नहीं हुआ तो अपने आप को थोड़ा झंझोर हो। क्लियर बेटा? यहाँ तक ये बाकी बातें हम बोल चुके हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, हम तो सब बातें कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ और बताना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे आगे भी आएगा लेकिन यहाँ पर फिर बताते हैं। फोटोसिंथेसिस, हम आगे फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दो तरह की रिएक्शन होती है इसमें। एक होती है लाइट रिएक्शन। बेटा टाइप मत करो, मैं नहीं देख रहा, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ। डार्क रिएक्शन, मैं जब बोलूं तब कर दिया करो। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की दो स्टेप होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। अब क्यों लाइट रिएक्शन, क्यों डार्क रिएक्शन, उसकी बातें बाद में। लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो लाइट की प्रेजेंस में इसके अंदर एडीपी से फॉर्म हो जाते हैं। एडीसी एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है और फॉर्म हो जाता है एटीपी।
एडीपी की फुल फॉर्म बोलो। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया तो क्या हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कहां सिंथेसिस हो रहा है, लाइट रिएक्शन। साथ में यहां पर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसके अंदर अगर हम दो हाइड्रोजन आयन को जोड़ दें तो ये फॉर्म हो जाता है NADPH2। इसको NADPH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखे कैसे भी, लेकिन बोलेंगे तो यही NADPH2 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 NADPH2। तो NADP प्लस जो होता है उसके अंदर दो हाइड्रोजन आयन को ऐड कर दें तो NADPH2 बन जाता है। इसको ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, कैसे भी लिख दो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही। साथ में लाइट रिएक्शन के अंदर जो वाटर है, आराम से समझना बेटा, सब दिमाग खोल के रखना। वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है, मैं बैलेंस कर रहा हूं यहां पर वाटर, क्योंकि मुझे एक ऑक्सीजन बनाना है। वाटर ब्रेक होगा तो 4 हाइड्रोजन आयन मतलब, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ में निकला है ऑक्सीजन। वाटर का ब्रेक डाउन हुआ है लाइट की प्रेजेंस में तो उसको बोलेंगे फोटोलाइसिस या फोटोहाइड्रोलाइसिस। कहां हुआ है ये, लाइट रिएक्शन में। कहां हुआ है ये, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में हुआ सिंथेसिस ऑफ ATP, synthesis of NADPH2, synthesis breakdown of water in presence of light is called to photohydrolysis या photolysis। लाइट रिएक्शन में हो रहा है सर, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट। लाइट को एब्जॉर्ब करके सब कुछ कराया जा रहा है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोल रहा है। क्लियर है यहां तक। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ढंग से समझना। ये रहा CO2, 50% काम यही हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, बाकी तो फिर देखना समझना है, रटना है। और तो ये CO2 है, CO2 धीरे 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 इसका रिडक्शन होता जाता है, रिडक्शन होता जाता है। मल्टी स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस के अंदर इसका रिडक्शन होता जाता है और एक कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। यही ग्लूकोज आगे जाके स्टार्च या सुक्रोज बना लेती है, स्टार्च या सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लेती है, जैसी जरूरत होती है वैसा। क्लियर। मल्टी स्टेप के अंदर इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लेकिन यहां पर दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, बिल्कुल दिमाग लगाओ तुम, कि बताइए यहां CO2 के पास क्या हाइड्रोजन है क्या। अरे CO2 को देखो, क्या यहां हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। अरे मुझे तो कार्बन ऑक्सीजन दिख रहा है लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिख रहा भाई। लेकिन ग्लूकोज को देखो, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब CO2 से अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, तो मुझे हाइड्रोजन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए। और यहां हाइड्रोजन लेके आता है कौन, यहां हाइड्रोजन लेके आता है कौन, NADPH। मैंने एक हाइड्रोजन लिखा, इसका मतलब एक हाइड्रोजन नहीं, बहुत सारे हाइड्रोजन लेके आते हैं। एक में एक 2 हाइड्रोजन आएंगे और ऐसे बहुत सारे आएंगे तो 2 2 आते आएंगे। अरे समझ पा रहे हैं। तो क्या ये रिएक्शन बिना NADPH2 के हो जाएगी क्या, अरे बिना निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के बिना हो जाएगी क्या, नहीं होगी। साथ में इसको एनर्जी की भी जरूरत होती है, साथ में इसको एनर्जी की भी जरूरत होती है, और एनर्जी भी आती है कहां से, लाइट रिएक्शन से। समझ पा रहे हैं? तो बताइए CO2 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है
with help of product of light reaction, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। एटीपी NADPH2 हेल्प कर रहे हैं या CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये किसके प्रोडक्ट है? लाइट रिएक्शन के। एटीपी को तोड़ के वापस एडीपी बना दिया जाएगा और NADPH2 को तोड़ के वापस NADP प्लस बना दिया जाएगा और ये वापस लोड के लाइट रिएक्शन में आ जाएंगे और वापस सिंथेसिस हो जाएंगे और ये कारवा चलता जाएगा, प्लांट ग्रोथ करता जाएगा और हम भी ग्रोथ करते जाएंगे। अरे बात समझ पा रहे हो? तो मुझे बताइए, लाइट रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, लेकिन क्या डार्क रिएक्शन क्वेश्चन सुनिए, लाइट रिएक्शन डिपेंड ऑन डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट? कुछ कह नहीं सकते, नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट रिएक्शन डिपेंड ऑन डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट? कुछ कह नहीं सकते, नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड कर रही है किस पर? लाइट पर। इसी तो लिए इसका नाम है क्या? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डिपेंड ऑन लाइट डायरेक्ट। क्लियर? अब सुनिए, डार्क रिएक्शन। एनसीईआरटी बोलती है जो डार्क रिएक्शन होती है उसका नाम डार्क है। डार्क रिएक्शन का नाम डार्क है तो इससे गलतफहमी, मिसनॉमर, गलतफहमी बन जाती है। गलतफहमियां बनी जाती है, गलतफहमियां बनने में टाइम तो नहीं लगता है। यहां एक गलतफहमी यह बन जाती है कि डार्क रिएक्शन मतलब डार्क में चलेगी, डार्क रिएक्शन मतलब डार्क में चलेगी। नहीं रे, डार्क रिएक्शन भी लाइट में ही चलेगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन को चलने के लिए एटीपी NADPH2 चाहिए और एटीपी NADPH2 तभी बनेंगे जब लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन लाइट में ही होती है, तो डार्क रिएक्शन भी मोस्टली लाइट में ही चलेगी। डार्क रिएक्शन भी मोस्टली लाइट में ही चलेगी। लेकिन डार्क रिएक्शन डिपेंड ऑन लाइट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंड है लेकिन इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। लेकिन लाइट रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड है, लेकिन डिपेंड तो दोनों ही है। क्लियर करना था? ठीक है। अब मैं जैसे क्लास से बाहर निकलता हूं, वही स्टूडेंट मेरे पीछे पीछे आता है जो जबरदस्त क्वेश्चन रोज पूछता है। सर हमें यह चीज समझ में आ रही है कि लाइट रिएक्शन में ये एटीपी बना, NADPH2 बना और ऑक्सीजन बन गया वाटर टूटने से, और ये ऑक्सीजन जो है वो प्लांट अपने शोषण में या रेस्पायरेशन, शोषण तो इंग्लिश हिंदी वर्ड हो गया, रेस्पायरेशन में यूज कर लेता है। और अगर रेस्पायरेशन यूज करने के बाद भी बच गया है तो इसको स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में छोड़ देता है, जिसको हम अंदर ले लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। मतलब हम बचा खुचा खाते हैं, प्लांट जो बचा खुचा छोड़ देता है ना, उससे हम जिंदा है। उसने ऑक्सीजन यूज करने के बाद जो बच गई है उसको छोड़ दिया, हम खुश हो गए। उसने अपना बहुत खाना बनाने के बाद, फूड बनाने के बाद, यूज करने के बाद जो बच गया उसको हम खा लेते हैं। फिर भी अपन बहुत घमंडी इंसान है, बहुत प्राउड में रहते हैं। हम प्लांट के बचे कुचे पर डिपेंड है, फिर भी अपन बहुत प्राउड करते हैं। काय का प्राउड भाई? इधर देखो। तो सर ये बात हमें समझ में आ गई, और सर हमें तो ये भी समझ में आ रहा है कि डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज बनता है। लेकिन सर ग्लूकोज तो डार्क रिएक्शन में बनेगा, लेकिन डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज तो बन गया, लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए लाइट रिएक्शन भी जरूरी है, ये भी हमें समझ में आ गया, इसलिए लाइट रिएक्शन भी जरूरी है। और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि यहाँ पर CO2 को हाइड्रोजन देने का काम NADPH2 कर रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल NADPH2 कर रहा है। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तो हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी है सर, अभी तो एक लेक्चर भी नहीं हुआ और आप बदल गए। सर हमने यही तो पढ़ा है, CO2 कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, C2O, और निकल जाती है ऑक्सीजन।
मुझे इस रिएक्शन के अंदर साफ समझ में आ रहा है सर कि ये रिएक्शन जो है ये लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन है। तो सर यहां तो आपने ही तो बताया है कि हाइड्रोजन देने का काम कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। तो फिर सर यहाँ नया झमेला क्यों, यहाँ NADPH2 क्यों? आपने यहाँ तो बताया कि हाइड्रोजन देने का काम वाटर कर रहा है, फिर यहाँ NADPH2 क्यों? तो समझे बेटा, कूल हो जा बेटा और समझने की कोशिश कर। हम आगे पढ़ेंगे कि जो NADP से NADPH2 जो बन रहा है, NADP प्लस से NADPH2 जो बन रहा है, इसके लिए हाइड्रोजन चाहिए और ये हाइड्रोजन आते हैं वाटर के टूटने से। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर से जो हाइड्रोजन आयन आते हैं उसी हाइड्रोजन आयन को लेके NADPH2 फॉर्म होता है। यहाँ 4 है लेकिन ये 4 2 आएगा तो एक दो मॉलिक्यूल टूटेंगे तो दो NADPH2 बनेंगे, एक टूटेगा तो एक NADPH2 बनेगा। तो बताइए NADPH2 के पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? सर वाटर से आ रहा है। और CO2 को कौन दे रहा है? NADPH2। तो CO2 को NADPH2 बोल रहा है भाई ये ले हाइड्रोजन लेके आ, मेरे हाइड्रोजन है, लेकिन क्या एग्जैक्ट में उसके हैं या ये वाटर से भीख मांग के लेके आया है? वाटर से भीख मांग के लेके आया है। तो हम फाइनल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? वाटर ने इलेक्ट्रॉन दिए CO2 को और CO2 कन्वर्ट हो गया किसमें? कार्बोहाइड्रेट। हमें कोई यहाँ इस रिएक्शन के अंदर ही जो ओवरऑल रिएक्शन लिखाई है हमने फोटोसिंथेसिस की, इसके अंदर हमने NADPH2 का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि NADPH2 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो या हाइड्रोजन है वो किसके हैं? वाटर के। अरे बात समझ पा रहे हो? तो ये रिएक्शन जो लिखी है मैंने डिब्बे के अंदर बॉक्स के अंदर, क्या ये लाइट रिएक्शन की रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन की रिएक्शन है या कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन? कंप्लीट है ये, कंप्लीट है ये। डार्क रिएक्शन प्लस लाइट रिएक्शन है ये, डार्क रिएक्शन प्लस लाइट रिएक्शन है ये। क्या तुम्हें उस बात का जवाब मिल गया, तुम्हें आंसर मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया कि वाटर हाइड्रोजन डोनर दे रहा है और हमें NADPH2 फैलाया गया है? अरे वाटर ही तो NADPH2 को दे रहा है और NADPH2 किसको लेके जा रहा है? हाइड्रोजन को किसके पास? CO2 के पास। क्या इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारे पास? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा एटीपी कैसे सिंथेसिस हुआ, हमने नहीं पढ़ा NADPH2 कैसे सिंथेसिस हुआ, हमने नहीं पढ़ा वाटर कैसे ब्रेक डाउन हुआ, हमने तो पढ़ा ये हुआ और ये हुआ। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या हो गए? एटीपी, NADPH2, O2। यस कैरियर बोल सकते हैं, बिल्कुल सही तेज प्रताप। चलिए बेटा आगे चलते हैं। हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें बेटा, अविनाश एटीपी कैसे सिंथेसिस हुआ अभी नहीं बताया बेटा, ये तो बोल रहा हूँ बार बार, नहीं बताया मैंने तो बोला सिंथेसिस हो गया है, मैंने थोड़ी की ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा दी। अरे भाई ये 4 से 2 नहीं हुआ, ये तो बता रहा हूं मैं कि हाइड्रोजन जा रहा है। मैं हटाए देता हूँ 4 2, नहीं तो तुम 4 2 ही करते रहोगे। अरे समझ पा रहे हो? अगर आप समझ में आ गया, ये 4 इसलिए लिखा था क्योंकि एक ऑक्सीजन बनाना था, 4 जाएंगे तो 2 बन जाएंगे, अगर 2 जाएंगे तो 1 बनेगा। क्लियर बताया तब? तो ये तो साफ समझ में आ गया तुम्हें कि डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं चलेगी, डार्क रिएक्शन भी लाइट में ही चलेगी। हाँ ये हो सकता है कि जैसे सुबह, जैसे शाम हो गई है, अब शाम को 5 बजे के आसपास फोटो लाइट रिएक्शन चली और उसने एटीपी NADPH को थोड़े से ज्यादा बना लिए, तो हो सकता है जो सन डाउन हो गया है, मतलब अंधेरा सा हो गया, डार्क हो गया है, तो वहां एटीपी NADPH बचे हुए हैं, तो हो सकता है 7 बजे तक चल सकते हैं क्या डार्क रिएक्शन। लेकिन ऐसे नहीं है कि 11 12 बजे तक, 11 12 क्लॉक तक चलेगी क्या डार्क रिएक्शन, नहीं रात में नहीं चलेगी भाई, क्योंकि एटीपी NADPH खत्म हो चुके हैं और एटीपी NADPH को स्टोर नहीं किया जा सकता, एटीपी को स्टोर नहीं कर सकते। चलिए,
तो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे हम, वहां जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट होते हैं, एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड्स, स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स भी हो सकता है और ग्रेना थाइलेकोइड्स भी हो सकता है, ठीक है। और जो फ्लूइड है, ठीक है, जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो जिनकी जो लाइट रिएक्शन चल रही है वो ग्रेना में चलती है, मतलब थाइलेकोइड मेम्ब्रेनस पार्ट में चलती है, और स्ट्रोमा में चलती है डार्क रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तो? ठीक, चलिए। अब यहाँ पर एक हेडिंग है एनसीईआरटी की, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जो अलग अलग काम अलग अलग अगर ह्यूमन करे या अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग स्ट्रक्चर करे तो उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसको भी बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है। एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है जिसको हम स्ट्रोमा लेमेली या ग्रेना थाइलेकोइड बोल देते हैं, और एक है लिक्विड पार्ट है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो देखिए लाइट रिएक्शन तो चल रही है ग्रेनम, मतलब ग्रेना के अंदर, थाइलेकोइड में, और इसने बना दिया एटीपी एनएडीपीएस2, और ये जाएंगे डार्क रिएक्शन में। ये स्ट्रोमा है और स्ट्रोमा में चल रहा है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल आगे बोलेंगे, और इसी को हम बोल देते हैं C3 साइकिल। ये बातें बात की, और यहाँ पर CO2 से बन गया शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, और ये ग्लूकोज स्टार्च सुक्रोज बना सकता है आगे जाकर। और ये कब बनेगा? जब एटीपी एनएडीपीएस2 यूज होंगे। कहाँ के यूज होंगे? लाइट रिएक्शन के। इनसे एटीपी से फॉस्फेट यूज करेगा तो एडीपी बन जाएगा, और एनएडीपीएस2 से हाइड्रोजन ले लेगा तो एनएडी प्लस बन जाएगा, और उसको वापस कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे लाइट आती जाएगी और ऐसा कारवां चलता जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसमें हम देख रहे हैं कि लाइट रिएक्शन अलग जगह हो रही है, ये एटीपी एनएडीपीएस2 बनने का काम क्लोरोप्लास्ट में अलग जगह हो रहा है, और CO2 का रिडक्शन अलग जगह हो रहा है। CO2 का रिडक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है, और एटीपी एनएडीपीएस2 का ग्रेनम या थाइलेकोइड या स्ट्रोमा लेमेली के अंदर हो रहा है, ठीक है। ऐसे कारवां चलता जाएगा और चलता जाएगा। तो लेबर डिवीजन है, एक अलग काम कर रहा है और एक अलग काम कर रहा है। क्लियर बेटा? यहाँ तो ये समझ में आया? अब एनसीईआरटी की हेडिंग है अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हेडिंग नहीं है, छोटा सा पैराग्राफ लिखा है 3 लाइन पर, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मुझे बताइए लाइट को एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट? लाइट को एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया? क्लोरोप्लास्ट। अगर मान लीजिए लाइट कम है, अभी जैसे मॉर्निंग का टाइम है, अभी जस्ट मॉर्निंग हुई है, तो लाइट की इंटेंसिटी कम है। तो लाइट की इंटेंसिटी अगर कम है, भाई कौन है यार? लेमेली वर्ड मीन्स लिक्विड पार्ट ऑफ ग्रेनम। ये क्या है भाई? लेमेली वर्ड मीन्स लिक्विड। शिवांगी क्या कहना चाहते हो बेटा? बेटा तेज प्रताप, रात में भी मून लाइट तो आएगी सही, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। क्या है बेटा लेमेली? क्या है लेमेली? तो क्लोरोप्लास्ट में बेटा, क्लोरोप्लास्ट तो पढ़ो एक बार। सेल बायोलॉजी की क्लास ही नहीं ली क्या बेटा तुमने? भाई मैं क्लोरोप्लास्ट नहीं, यहाँ नहीं, क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं हम। अरे क्लोरोप्लास्ट पढ़ा नहीं पढ़ा हमने? अरे क्लोरोप्लास्ट पढ़ा नहीं पढ़ा बेटा? अरे पढ़ लिया हमने क्लोरोप्लास्ट। लेमेली पढ़ लिया, थाइलेकोइड लेमेली पढ़ लिया, ग्रेनम पढ़ लिया, ग्रेना पढ़ लिया। पूछ मत लेना भाई। बहुत बड़ा ब्लंडर क्या है कि ग्रेनम से लिक्विड पार्ट है क्या? लेमेली लिक्विड पार्ट है क्या? ऐसे मत करो यार। क्या हेल्थ प्रॉब्लम थी क्या? एक बार देख लेते हैं बेटा, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है आजकल सबको। नहीं सर, हेल्थ इश्यू की वजह से आप कवर कर रहे, अच्छा कोई बात नहीं। तब तो कोई बात नहीं बेटा ना, तो फिर बाद में पूछना भी बताना बेकार हो जाएगा। ये भाई ये कौन है? मिडिल लेमिला कहाँ से आ गया? कृतिका, ये मिडिल लेमिला, ये मिडिल लेमिला क्या है भाई? कुछ भी भाई, ज्ञान ज्ञान बरस रहा है, लूट लो। मिडिल लेमिला कहाँ से आ गया ये?
तो लेमिला पूछ रहा, तो मिडिल लेमिला कहां से आ गया? बी। चलिए बेटा, चलिए चलिए आगे चलिए। तो हम पढ़ रहे थे अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ऑटो करेक्शन, तब तो ठीक है, ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए, अब जिसके नेट की प्रॉब्लम है वो नेट ढंग का डलाओ रहे यार। किसी की स्लाइड शो नहीं हो रही, किसी की वॉइस नहीं आ रही, अपना नेट चेक करो बेटा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, नेट की प्रॉब्लम है तुम्हारी, मेरे नहीं है। चलिए, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब मैं एग्जांपल ले रहा था कि अगर मॉर्निंग को लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है, अगर मॉर्निंग को लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम, तो क्लोरोप्लास्ट को अपना अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ेगा जिससे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो। आफ्टरनून को लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत लाइट आ रही है, तो उससे लाइट से बचना है थोड़ा, तो उसका अरेंजमेंट अलग होगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो मान लीजिए मॉर्निंग, सुबह का, मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम, ये सेल बोल है, ऐसे ये सेल है, ऐसा सेल है, ऐसे कंपोनेंट है ना, चार ऐसे, समझ पा रहे हो? ये लेटरल वॉल है, ऐसे फीलिंग आ रही डिब्बे जैसी, बॉक्स की फीलिंग आ रही ना, बॉक्स जानते हैं ना, बॉक्स, ये बॉक्स जानते हो ना? बहुत बढ़िया, ऐसा सेल है। अब इस सेल के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सेल से बड़ा लग रहा है, लेकिन मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल है, ये सेल की वॉल है, सेल वॉल है, ठीक है, ऐसे डिब्बा, ठीक है, ये साइड वाली वॉल। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट, मान लें मॉर्निंग का टाइम है, तो लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जितनी आ रही है वो कम पड़ रही है, तो इसको ऐसे फैल जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ताकि जो लाइट आ रही है, ताकि जो लाइट आ रही है वो एकदम से इसके ऊपर गिरे ज्यादा ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो बताइए इसका अरेंजमेंट कैसा हुआ, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए, लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए इसका अरेंजमेंट कैसा हुआ? वॉल के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है क्लोरोप्लास्ट? परपेंडिकुलर है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये वॉल है, लेटरल वॉल के परपेंडिकुलर है क्लोरोप्लास्ट का, जब लाइट की इंटेंसिटी लो या हाई, अरे लो या हाई, लो इंटेंसिटी, आफ्टरनून हो गया, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्लोरोप्लास्ट को डर लग रहा है, जल नहीं जाऊं मैं, जल जाऊंगा मैं, तो बचना पड़ेगा लाइट से, तो वॉल के क्या हो गया, पैरेलल, सरफेस एरिया कम हो गया लाइट से टकराने वाला, तो वॉल के पैरेलल हो गया, वॉल के पैरेलल हो गया, कब लाइट की इंटेंसिटी लो है या हाई है, अरे लो है या हाई है, हाई है, क्लियर बताओ, खत्म कहानी, कहानी खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। हाई इंटेंसिटी पर परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं, जिसको पेरास्ट्रोब बोलते हैं, लो इंटेंसिटी में परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जिसको हम एपिस्ट्रोब बोलते हैं, और जो मीडियम टाइप की लाइट या मॉडरेट लाइट आती है, उसके अंदर कुछ परपेंडिकुलर और कुछ पैरेलल, रैंडम हो जाते हैं, रैंडम, जिसको बोलते हैं अपोस्ट्रोब। एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, याद करना, ठीक है, चलिए। अब आते हैं पिगमेंट्स, सारा खेल पिगमेंट्स का ही है। क्लोरोप्लास्ट को यूनिक होने का रीजन ही क्या है, पिगमेंट्स। लास्ट स्लाइड, क्या दिक्कत है बेटा इसमें? अविनाश क्या दिक्कत है बेटा? जल्दी बोलो यार, टाइम बहुत स्लो चल रहा है। अविनाश क्या डाउट है इसमें? लास्ट लाइन, लास्ट स्लाइड क्या है, लास्ट स्लाइड क्या करना है लास्ट स्लाइड में, याद रखना है। अब आते हैं पिगमेंट्स।
हम जानते हैं कि ग्रीन पार्ट के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ग्रीन पार्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो हमें मिलेगा वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में मिलता है। याद कीजिए, सेल बायोलॉजी, थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन में बहुत सारे पिगमेंट्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स मिलते हैं, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स मिलते हैं। इन्हीं को क्वांटासोम या फोटोसिस्टम बोला जाता है। यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, नो डाउट। तो वहां पर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स और मैनी पिगमेंट्स मिलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, डिफरेंट टाइप के बहुत बढ़िया, तेज था, बहुत बढ़िया। 250 to 400 पिगमेंट। तो वहां पर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स और मैनी पिगमेंट्स प्रेजेंट हुआ करते थे। डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स और मैनी पिगमेंट्स प्रेजेंट हुआ करते थे। तो इन्हीं को हम देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 टाइप्स के पिगमेंट्स हम देख रहे हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलियंस। इनका थोड़ा जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलियंस। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में देखिए, क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफिल को मैं साफ लिख देता हूं कि क्लोरोफिल जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब क्लोरोफिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तुम अच्छी तरह से जानते हो, मोस्टली जनरली डिजोल्व, लाइक को डिजोल्व करता है या अलग अलग, या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिजोल्व होगा या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बोल दो। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिजोल्व होगा। इतना इतना शॉर्ट सीख है तुम टाइपिंग करके करके, ओ ओ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिजोल्व हो रहा है तो इतना शॉर्ट आ रहा है कि ओ। कितना जबरदस्त आपका लगाते हो, दिमाग बहुत है तुम पर लोगों का। तो मैंने ये नाम नहीं बताऊंगा किसको। हाँ। बहुत ओ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अंदर डिजोल्व, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, अब मुझे बताइए, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर क्या है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक। तो मुझे बताइए क्लोरोफिल क्या, बताइए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा या वाटर के अंदर? क्लोरोफिल इनऑर्गेनिक के अंदर डिजोल्व होगा या ऑर्गेनिक के अंदर? ऑर्गेनिक के अंदर। वाटर के अंदर नहीं होगा। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये बाकी बातें बाद में। चलिए, क्लोरोफिल आर फॉलोइंग टाइप्स, ABCDE, जिन्हें हम 4 के नाम सुन चुके हैं, 4 के नेम हम सुन चुके हैं, 4 के नेम हम सुन चुके हैं। कोई तो होगा जो आंसर देगा। चलिए, क्या हम 4 के नेम सुन चुके हैं? मुझे बताए, सुन चुके हैं क्या? चलिए, कौन आंसर देगा? कौन आंसर देगा? आशिक देगा, आशिक। नाम अच्छा है इसका, आशिक। आशिक, आवाज आ रही बेटा? अरे बेटा, आवाज आ रही है? नहीं आ रही, चलो छोड़ो। बताइए, क्लोरोफिल एक ही बात, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट को लेते हैं। हाँ बेटा, तनुश्री, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर। बताइए, यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल और पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। बहुत बढ़िया, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन।
हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहा है और वहां जहां ऑक्सीजन निकल रही है तो उनके अंदर 100% चांस है कि क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्लोरोफिल में से यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा हो गया? क्लोरोफिल ए। क्लियर बेटा? चलिए क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता। पिगमेंट है, कैसा है बेटा? यूनिवर्सल पिगमेंट। तो तुम समझ पा रहे हो? अगर मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती तो एक स्टूडेंट नहीं पूरे स्टूडेंट बोलने लग जाते हैं। तो किसी का अगर कनेक्शन गलत है, एक दो स्टूडेंट का कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, मतलब उनकी प्रॉब्लम है ना। समझ पा रहे हो? जैसे अभी ऑडियो बंद हुआ था तो सबने बोल दिया एक बार में। चलिए बेटा, क्लोरोफिल ए जो है यूनिवर्सल पिगमेंट है, वो ऑर्गेनिज्म, वो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म जहां पर ऑक्सीजन इलोबरेट हो रही है, इवोल्व हो रही है, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर 100% क्लोरोफिल ए मिलेगा। तो यूनिवर्सल पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, और इसके साथ बीटा कैरोटीन भी है। लेकिन हम अभी क्लोरोफिल पढ़ रहे हैं तो क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है। इसका जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर होता है, या इसको हम बोल सकते हैं डार्क ब्लू। ये डार्क ब्लू के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। सर डार्क ब्लू क्या मैं डार्क ग्रीन, सॉरी डार्क ग्रीन बोल सकते हैं। ब्लू ग्रीन को हम डार्क ग्रीन बोल सकते हैं। सर ये तो समझ में आ गया सब कुछ, लेकिन सर ये भी तो समझाओ क्रोमेटोग्राम क्या है। तो इसको समझते हैं। देखो समझ तो रहे हैं लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, तो समझते हैं। कौन सा वर्ड? क्रोमेटोग्राम। कौन सा वर्ड? क्रोमेटोग्राम। अब देखिए, तुमने एक नाम सुना होगा क्रोमेटोग्राफी, जिसने लैब में किया होगा प्रैक्टिकल उसको याद होगा। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी केमिस्ट्री में भी आता है, बहुत बड़ी क्रोमेटोग्राफी। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। कौन सी क्रोमेटोग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप की होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी, HPCL, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर की एक स्ट्रिप आती है जो लैब के अंदर रखी रहती है, वो स्पेशल पेपर होता है, ऐसा एक पेपर की स्ट्रिप होती है। इस स्ट्रिप के अंदर हम क्या करते हैं कि क्लोरोफिल को यहां लगा देते हैं, ऐसे ड्रॉप डाल देते हैं। ठीक? अब इस पेपर को हम एक बीकर के अंदर, एक बीकर है, और इसके अंदर हमने भर दिया है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन, ये थोड़ा कलरफुल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये पीएस पेपर नहीं है बेटा, ये पेपर है, अलग पेपर है ये। पीएच पेपर पहुंच गए तुम, अपना ज्ञान लगाने लग गए। पीएच पेपर, और ये रहा पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को थोड़ा डीप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और इसमें लगे हुए हैं, ये हमने लोड कर रखे हैं क्लोरोफिल, लोडेड कर रखे हैं, ऐसे ना, ऐसे ड्रॉपलेट होती है ऐसे। ये पेपर था और इस पेपर में ऐसे डिप लगा दिया और इसको सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो पेपर होता है उसके अंदर कैपिलरीज होती है। बातें कर रहा हूँ बड़ी बड़ी, तो बड़ा दिमाग को बड़ा दिल रखिए। कैपिलरी जानते हो ना, कैपिलरी। तो पेपर के अंदर कैपिलरीज होती है, तो ऑटोमेटिक ये सॉल्यूशन, जो रेड कलर का सॉल्यूशन है, ये ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है, और चढ़ता चढ़ता धीरे धीरे यहां तक आ गया। जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करता है, अप मूव करता है, अप मूवमेंट करता है, उसके साथ ये भी मूवमेंट करने लग जाते हैं क्लोरोफिल भी।
डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल। ये मूवमेंट हम करते तो है लेकिन दिखाई नहीं देते हम, लेकिन सॉल्यूशन तो मूवमेंट करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो फिर हम इसको बाहर निकालते हैं, इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद हमने इसके ऊपर स्प्रे करा, डाई का स्प्रे किया, पर्टिकुलर डाई का हमने स्प्रे किया इसके ऊपर। ये पेपर था, इस पेपर के बाद जैसे परफ्यूम वैसा है, समझ पा रहे हो? जैसे स्प्रे करेंगे तो हमें कलर दिखाई देंगे। एक कलर दिखाई दे रहा है डार्क ग्रीन सा, और एक दिखाई दे रहा है लाइट ग्रीन सा, और एक कुछ और, एक कुछ है। तो जो डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है वो क्लोरोफिल ए का कलर है, और जो लाइट ऑरेंज सा दिखाई, लाइट ब्लू दिखाई दे रहा है, मैं बोल दूं कि लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है, वो है क्लोरोफिल बी का। और जो डार्क या ब्लू ग्रीन दिखाई दे रहा है वो है क्लोरोफिल ए का। तो हम ऐसे अलग अलग पिगमेंट्स का कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तो ये जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है ये है रिजल्ट, ये जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है ये है रिजल्ट, और इस रिजल्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। जिन्होंने किया उनको सब याद आ रहा होगा क्रोमेटोग्राम। तो रिजल्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। तो हमें कलर कहां दिखाई देगा भाई? रिजल्ट में दिखाई देगा, रिजल्ट का नाम है क्रोमेटोग्राम। तो क्रोमेटोग्राम में हम कलर की बातें करते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो क्लोरोफिल ए का कलर ब्लू ग्रीन या डार्क ब्लू होता है, और हमने कहां पर इसको किया? क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या है? क्रोमेटोग्राफी का रिजल्ट। क्लोरोफिल बी जो होता है ये येलोविश ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन होता है, इसको भी हमने क्रोमेटोग्राफ में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे जो मेन पिगमेंट्स होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। मेन पिगमेंट्स उनको बोलते हैं, जो हम आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वो मेन पिगमेंट होता है, सेंटर होता है। बाकी जो क्लोरोफिल ए के अलावा जो भी पिगमेंट्स है वहां पर आसपास, उन सबको हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स चाहे वो क्लोरोफिल हो, सी हो, डी हो, ई हो, कैरोटेनॉइड्स हो, जेंटोफिल हो, वो आगे बात करेंगे हम। अभी तो इतना समझ लीजिए कि मेन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल है, बाकी सब है एसेसरी पिगमेंट्स। मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। हम ये भी जानते हैं कि क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ बी भी मिलता था, यूग्रेनोड्स में भी ए के साथ बी मिलता था, हाई प्लांट्स में भी ए के साथ बी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं क्लोरोफिल सी की। मुझे बताइए क्लोरोफिल सी ए के साथ कहां कहां मिलेगा? जो आंसर देगा वो आज का सुपर हीरो। पैसे की बात करो, सुपर हीरो तो रहने दीजिए। एक आंसर आया है ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, बिल्कुल सही आंसर है। एक और दो इनके अलावा, बहुत बढ़िया, डायटम्स। और इनके अलावा, डायटम्स के अलावा और, टेम्टस के अलावा और, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कृतिका, डायनोफिलिट्स। डायनोफिल इनके अंदर हमने पढ़ा, औरों के अंदर भी होता है लेकिन इनके अंदर हमने पढ़ा। मेरे तो फायर एल्गी, पता नहीं क्या क्या भाई, बहुत जबरदस्त। फिर भी बोलते कंफ्यूजन कहाँ भाई, सब कुछ आ रहा है तुम्हें। क्लोरोफिल डी कहाँ मिल रहा था तुम्हें? क्लोरोफिल डी कहाँ मिल रहा था? रेड एल्गी। सब आ रहा, फिर क्या है, फिर क्यों घबराते हो तुम? ठीक है, क्लोरोफिल ए तुमने नहीं पढ़ा है, ये हमें मिलता है जेंटोफाइसिन। जेंटोफाइसिन भी एक एल्गी है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने नहीं पढ़ी। इसको पीली एल्गी बोलते हैं। क्लियर बेटा? फालतू बातें याद नहीं करनी, ऑटोमेटिकली पहले याद है। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल टेडपोल लाइक होता है। टेडपोल जानते हो ना? टेडपोल जानते हो? एक हेड होता है,
और फिर टेल होती है, जिसके अंदर ऐसा हेड और ऐसा टेल होता है, इसको टेडपोल बोलते हैं, टेडपोल लार्वा। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, हम बिल्कुल सही, राज बिल्कुल सही, बैक्टीरियोफाज का। इसे देखिए, अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रटना नहीं है। हम 15-20 मिनट तक बकवास बातें करेंगे, फिर मैं बताऊंगा क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना, और जिसको सारा याद हो जाए मिठाई खिलाओ सबको। देखो यहाँ पर तुम्हें कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, CO2 ऐसा कुछ बहुत कुछ दिख रहा होगा। इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं टेल। हेड का नाम है पोरफायरिंग हेड, टेल का नाम है फाइटोल टेल। इसके हेड का जो साइज है वो 15x15 है, चौड़ाई और लंबाई। हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, वाटर को अटैक करेगा। नाइट्रोजन कंटेन है। देखो यहाँ पर अगर पोरफायरिंग रिंग हेड की बात करो तो इसके अंदर 4 रिंग है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग। हर रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हर रिंग के अंदर नाइट्रोजन। और सेंटर एटम है मैग्नीशियम। इन 4 रिंग को मिलकर हम बोलते हैं टेट्रापायरोल। एक को बोलते हैं पायरोल रिंग और 4 है तो टेट्रापायरोल। टेट्रा मतलब कितना होता है? 4। पायरोल एक रिंग को बोला है तो 4 को टेट्रापायरोल। हर पायरोल रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 1 2 2। ऐसा कितने नाइट्रोजन होंगे? 4 रिंग है तो 4 नाइट्रोजन होंगे। और सेंटर में कितना है? मैग्नीशियम 1। फाइटोल टेल ऐसे कार्बन 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 की बनी है, सिर्फ OH, एक ही OH है, बाकी सब कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोफोबिक होगी। 20 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ है, हाइड्रोफोबिक होगा ये बात। इम्बेडेड टेल, इम्बेडेड इन, ये बात बाद में समझेंगे, अभी नहीं। फाइटोल टेल एब्सेंट होती है क्लोरोफिल C के अंदर, याद नहीं करना, ये बात मैंने बताई है। इसको और मैं बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या बताया, क्योंकि ऐसे तो हवा में तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो इधर देखते हैं, इधर देखिए बेटा सब, ये रिंग बना रहा हूं मैं, ऐसे बना रहा हूं मैं, बिल्कुल कोई केमिस्ट्री का डायग्राम नहीं बना रहा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब इतना परफेक्ट नहीं बना रहे हम, है ना, क्योंकि रटना ही नहीं हमें, तो रिंग बनानी। ये रिंग बना दी, ये रिंग कंपाउंड की बनी, 4 रिंग बनाई हमने। इस रिंग को हम बोलते हैं पायरोल रिंग। ऐसी पायरोल रिंग कितनी है? 4। 1 2 3 4। ये नाम बिल्कुल केमिस्ट्री के हिसाब से दिए, ऐसे नहीं कि तो मैं ऐसे काउंटिंग कर लूं। इनका जो सेंटर एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है और इससे जुड़ा हुआ होता है। ये आपस में भी एक दूसरे से अटैच होते हैं। और हर रिंग के अंदर, हर पायरोल रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन होता है। और ये जो नाइट्रोजन होता है यही मैग्नीशियम से अटैच होता है। तो 4 पायरोल रिंग है, इसलिए इनको बोला टेट्रा पायरोल। फोर्थ नंबर का जो पायरोल रिंग है, इससे एक हाइड्रोकार्बन की चेन निकलती है, जिसको हम बोलते हैं फाइटोल टेल। और ऊपर की तरफ जो 4 रिंग होती है, 1 पायरोल रिंग, 1 पायरोल रिंग, 1 पायरोल रिंग, 1 पायरोल रिंग, 4 रिंग, इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोल देते हैं? 4 फायरिंग हेड। तो एक तो हेड हो गया और एक टेल हो गई, मतलब टेडपोल लार्वा जैसा लग रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है इससे, बताइए क्लोरोफिल का सेंटर एटम कौन है? मैग्नीशियम। दूसरा बताइए कितनी पायरोल रिंग है? 4। बताइए फाइटोल टेल हाइड्रोफोबिक है हाइड्रोफिलिक है? हाइड्रोफोबिक है। बताइए हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक। ये है हाइड्रोफिलिक।
और ये है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वर्ड हम पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वाटर से दूर भागता है हाइड्रोफोबिक, वाटर के पास आता है फिलिक। क्लियर? ये स्ट्रक्चर है, वो याद मत कर लेना भाई, रट मत लेना घर पे बैठ के, घर पे बैठ के रट मत लेना भाई, नहीं आएगा ये स्ट्रक्चर। बिल्कुल अगर याद भी करना चाहो तो समराइज इस फॉर्म में कर सकते। अगर हम यहाँ पर क्लोरोफिल की बात करें, एक तरफ मैं बात करूं क्लोरोफिल ए की और एक तरफ बात करूं मैं क्लोरोफिल बी की। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, वही हेड होगा, वही टेल होगा, वही 4 पायरोल रिंग होगी और वही फाइटोल टेल होगा। सिर्फ डिफरेंस आता है सेकंड पायरोल रिंग में। सेकंड पायरोल रिंग में यहां पर डिफरेंस आता है, ये है एक्स। अगर ये क्लोरोफिल ए है तो इस एक्स इक्वल टू होगा CH3। अगर ये क्लोरोफिल बी है तो एक्स इक्वल टू होगा CHO। मतलब बात समझ पा रहे हो कि सेकेंड पायरोल रिंग के अंदर, सेकेंड पायरोल रिंग के अंदर क्लोरोफिल ए में तो मिलेगा, क्लोरोफिल ए में तो मिलेगा क्या CH3 जहां X लगा हुआ है, और यहां मिलेगा CHO। अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है क्लोरोफिल ए का, कैसे? C55 H72 O5, और नाइट्रोजन तो याद रखना ही नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन कितने हैं, 4 रिंग है तो 4 में है तो 4, और मैग्नीशियम तो एक ही है जो सेंटर पे। तो मेरे साथ वापस बोलिए 55 72 O5। नाइट्रोजन मैग्नीशियम याद नहीं करना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 55 72 O5 ये किसका फॉर्मूला है? क्लोरोफिल ए का। क्लियर है? अब देखिए क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्लोरोफिल ए का है, लेकिन डिफरेंस कहां आया? CH3 और CHO। एक जगह CH3 का है और एक जगह CH3 की जगह COHO है, तो दोनों का कंपेयर करते हैं। क्या बताइए, दोनों के अंदर कार्बन सेम है CH3 और CHO में? हाँ 1 1 है, तो कार्बन में कोई चेंज नहीं आएगा। बताइए तीनों, दोनों के अंदर का पायरोल रिंग 4 होगी, टेट्रा पायरोल होगा, यस, तो N4 होगा। दोनों के अंदर सेंट्रल एटम क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। अब कंपेयर करते हैं किसका? हाइड्रोजन का। बताइए यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। तो बताइए क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन का क्वांटिटी बढ़ी या कम हुई? इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? डिक्रीज हो गई। कितने से? 2 से। तो हमने लिख दिया, यहां 72 था तो यहां 70। यहां ऑक्सीजन नहीं है C3A में और CHO में ऑक्सीजन है, तो क्लोरोफिल बी के अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, तो यहाँ 5 था, यहाँ 6 होगा। तो हमें एक फॉर्मूला याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर बताया था? ठीक है, चलिए अगर हम क्लोरोफिल के सिंथेसिस की बात करें, ये यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, ये यहाँ से हटाओ, ये यहाँ है। अगर हम क्लोरोफिल के सिंथेसिस की बात करें, अगर हम क्लोरोफिल के सिंथेसिस की बात करें, अगर हम क्लोरोफिल के सिंथेसिस की बात करें तो क्लोरोफिल के सिंथेसिस जो होता है वो होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन से होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन से होता है। हम क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, केल्विन साइकिल की नहीं, क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूँ। सक्सिनाइल कोएंजाइम देखेंगे और ये अमाइनो एसिड जो ग्लाइसिन है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, दोनों बाइंड हो जाते हैं और क्लोरोफिल बना लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में, और साथ में हाइड्रोजन डोनर की प्रेजेंस में। ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम दोनों बाइंड हो जाते हैं, दोनों रिएक्शन करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन डोनर की प्रेजेंस में, और बना लेते हैं क्लोरोफिल। और साथ में इसमें कैटालाइज की तरह, इसमें कैटलिस्ट की तरह यूज होता है कौन? आयरन। कैटालाइज की तरह यूज हो रहा है कौन? आयरन।
बिना आयरन के रिएक्शन नहीं होगी, बिना आयरन के रिएक्शन नहीं। क्लियर बेटा? ठीक है, लेकिन ढंग से देखना बेटा, ग्लाइसिन सक्सिनाइल कोएंजाइम ग्लाइसिन दोनों बाइंड होते हैं, क्लोरोफिल बनता है तभी बनता है जब लाइट आती है। अगर लाइट नहीं दोगे और सक्सिनाइल कोएंजाइम ग्लाइसिन देते रहोगे तो प्रोटोक्लोरोफिल तो बन जाएगा लेकिन क्लोरोफिल नहीं बनेगा। प्रोटोक्लोरोफिल क्या है? इमेच्योर है, तो लाइट को ट्रैप नहीं कर सकता। क्लोरोफिल मैच्योर है, तो इमेच्योर से मैच्योर होने के लिए लाइट की जरूरत है। बन तो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ग्लाइसिन से, लेकिन ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, तो लाइट कंपलसरी है, आयरन भी कंपलसरी है और हाइड्रोजन डोनर भी कंपलसरी। प्रोटोक्लोरोफिल मैच्योर क्लोरोफिल है, जो मैच्योर कब होता है? जब लाइट आती है। क्लियर बेटा? अरे क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को डाउट है बेटा? तो क्या क्या याद करना है? क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर और ये वाला डायग्राम थोड़ा बहुत बेस याद रखना है, याद रहे तो, नहीं रहे तो कोई पूछने वाला नहीं। बाकी ये याद मत कर लेना भाई, जिसको ज्यादा शौक है तो करो। नेक्स्ट आता है कैरोटेनॉइड्स। अब कैरोटेनॉइड्स टू टाइप्स के होते हैं, कैरोटीन और जेंटोफिल। कैरोटेनॉइड्स टू टाइप के होते हैं, कैरोटीन और जेंटोफिल। कैटालिस्ट बेटा, कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। कैरोटेनॉइड्स जो होता है वो रिएक्शन करवाने के लिए भी जिम्मेदार। बोसों की तो रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होती बिना कैटालिस्ट। एंजाइम जो होता है ना वैसे वर्क करता है। कैरोटेनॉइड्स जो होता है वो कैरोटीन और जेंटोफिल। कैरोटेनॉइड्स जो होता है उसके अंदर दो आते हैं, कैरोटीन और जेंटोफिल। अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा चक्कर है, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां लिखा है कैरोटीन्स एंड जेंटोफिल, ये थोड़ी गलत लैंग्वेज हो गई है। कैरोटेनॉइड्स लिख दिया तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही कैरोटीन जेंटोफिल आ गया, इसको एंड लिख के जेंटोफिल लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर एंड ही लिखना था तो फिर लिखना चाहिए था कैरोटीन एंड जेंटोफिल। तो कंफ्यूज मत हो जाना, स्टूडेंट सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पूछने लग जाता है, सर आपने तो बताया था कैरोटेनॉइड्स दो है, लेकिन सर यहाँ तो लिखा है कैरोटेनॉइड्स एंड जेंटोफिल, तो सर क्या कैरोटेनॉइड्स और जेंटोफिल अलग अलग है क्या? नहीं, कैरोटेनॉइड्स के अंदर ही आएगा जेंटोफिल, वो एनसीईआरटी की थोड़ी एरर है। अरे क्लियर है बेटा यहाँ तक? कैरोटीन की बात करें, कैरोटीन डिफरेंट टाइप का होता है, अल्फा बीटा गामा। ये याद नहीं करना, फॉर्मूला वॉर्मूला जिसको याद हो अच्छी बात है। कलर याद रखना है, येलो ऑरेंज होता है, इंपॉर्टेंट है कलर। बीटा कैरोटीन सबसे यूनिवर्सल होता है, बीटा कैरोटीन यूनिवर्सल होता है। और जो विटामिन ए होता है वो भी कैरोटीन से ही बनता है। तो जो कैरेट के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है कैरोटीन, और इसे खाने से अपने अंदर विटामिन ए बढ़ता है और इससे अपनी जो है आई की कैपेसिटी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है या ठीक हो जाता है, क्योंकि विटामिन ए बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट आता है जेंटोफिल। जेंटोफिल हमें फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं करना, इसका तो कलर भी याद नहीं करना। मोस्टली हमें प्लांट के अंदर ल्यूटीन देखने को मिलता है, ल्यूटीन। तुमने देखा होगा जो ऑटम आता है, पतझड़ आता है, लीफ फॉलिंग होती है, तब लीफ का कलर येलो कलर सा हो जाता है। क्लोरोफिल तो डैमेज हो जाता है, क्लोरोफिल तो खत्म हो जाता है, और वहां पर हमें जेंटोफिल ल्यूटीन दिखाई देता है, और यही ल्यूटीन की वजह से उनका कलर बिल्कुल येलो कलर सा दिखाई देता है। ब्रिटेन के अंदर अच्छा देखने को मिलता है, ब्रिटेन जाए सिर्फ देखने जो ल्यूटीन। और साथ में हम जेंटोफिल के बारे में डिफरेंट टाइप के जेंटोफिल पढ़ चुके हैं, याद है तुम्हें? एक हमने पढ़ा था जियाजेंटिन, यूग्लिया नाम है। एक हमने पढ़ा डायनोजेंटिन, और एक पढ़ा फ्यूकोजेंटिन। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूकोजेंटिन। क्या फ्यूकोजेंटिन से ब्राउन एल्गी में मिलेगा? क्या फ्यूकोजेंटिन से ब्राउन एल्गी में मिलेगा? बहुत बढ़िया बेटा, डायटम्स में भी मिलेगा भाई, डायटम्स में भी मिलेगा। डायटम्स में मिलेगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक। अब आते हैं कैरोटेनॉइड्स के फंक्शन की बात करते हैं। अगर हम कैरोटेनॉइड्स की फंक्शन की बात करें, देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो मेन सेंटर है
मेन पिगमेंट्स है वो है कौन, क्लोरोफिल ए। बाकी इसके अलावा जितने भी पिगमेंट्स है वो एसेसरी पिगमेंट्स है, वो सिर्फ हेल्प करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन, मान लीजिए यहां पर ये रहा क्लोरोफिल ए, इससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन, कब, जब इसके ऊपर गिरेगी लाइट। लेकिन बाय चांस लाइट इसके ऊपर नहीं गिरी, क्योंकि लाइट वहीं थोड़ी गिरती है, इसके आसपास भी गिर सकती है। तो इसके आसपास एक फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल मतलब कैरोटीनॉइड जेंटोफिल है, एसेसरी पिगमेंट्स है। ये एसेसरी पिगमेंट्स क्या करेंगे कि लाइट को जो बाहर गिरी, आसपास जो लाइट इंसिडेंट हुई है, उनको यहां से लाइट को धीरे धीरे ट्रांसफर कर देंगे किसके पीछे, क्लोरोफिल ए के पास। तो लाइट को, एक्स्ट्रा लाइट को, वाइड रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं एसेसरी पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड। यहां पर सेंटर पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर इधर उधर गिरेगा तो फिर लाइट बेकार चली जाएगी। तो इस लाइट को बेकार वेस्टेज नहीं जाए, इसलिए यहाँ पर आसपास भी इसके सराउंडेड भी पिगमेंट्स मिलते हैं, जिनको एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। ये एसेसरी पिगमेंट्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे सेंटर तक पहुंचाते हैं, रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं, क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा? तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। सेकंड आता है फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आता है फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो मतलब होता है लाइट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करना, जला देना, ऑक्सीडेशन। तो देखिए अब प्लांट सेल के अंदर जब ज्यादा लाइट हो जाती है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर निसेंट ऑक्सीजन बनने लग जाती है। निसेंट ऑक्सीजन है नाम निसेंट, लेकिन काम बहुत भयंकर करती है, बहुत खतरनाक है। इसको ज्यादा देर यहाँ सेल के अंदर रहना ही खतरनाक है, डेंजर है, खतरे की घंटी है। निसेंट ऑक्सीजन किसी भी मॉलिक्यूल के टच में आएगी और उसका ऑक्सीडेशन कर देगी और उसका शेप बिगड़ जाएगा। जैसे प्रोटीन का कर दिया, किसी सेल ऑर्गेनेल का ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब जला दिया। ये ऑक्सीजन जो निसेंट ऑक्सीजन बनी है, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए फटाफट। तो इसको फटाफट कन्वर्ट करने का काम करते हैं कैरोटीन। कैरोटीन जैसे ऐसा फॉर्मूला होता है, लगातार ऐसी चेन बनती जाती है और इसकी चेन में हमें डबल बॉन्ड, अल्टरनेट में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ऐसे बहुत बड़ा कैरोटीन होता है। अब एक कैरोटीन निसेंट ऑक्सीजन को लालच देता है। निसेंट ऑक्सीजन का एक ही काम है, ऑक्सीडेशन करना। तो कैरोटीन लालच देता है, निसेंट ऑक्सीजन को बोल रहा है इधर देखो मेरे पास है डबल बॉन्ड, इधर देखो मेरे पास है डबल बॉन्ड, आ जाओ अटैच हो जाओ और कर दो ऑक्सीडेशन। तो निसेंट ऑक्सीजन सोचे यार ये तो पहली बार देखा है कि कोई बोल रहा है कि आखिर ऑक्सीडेशन कर दो मेरा। तो निसेंट ऑक्सीजन फटाफट बाइंड हो जाती है डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, निसेंट ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। फिर इसके अंदर धीरे धीरे वो जो न्यूक्लियोफाइलिक इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शन होती है, जो तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो रिएक्शन होती है और दोनों ऑक्सीजन एटम को ऐड करके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेती है। तो जो निसेंट ऑक्सीजन जो टॉक्सिक था, अब वो नॉन टॉक्सिक हो गया है। ऐसा करने वाला कौन है, कैरोटीन। और वापस ये डबल बॉन्ड बन जाते हैं और वापस ये तैयार है नई निसेंट ऑक्सीजन को अपने जाल में फंसाने के लिए। तो ऐसे जाल बिछाता जाता है और निसेंट ऑक्सीजन को, एटॉमिक ऑक्सीजन को मोलिकुलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता जाता है, मतलब फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहा है। अगर निसेंट ऑक्सीजन को कन्वर्ट नहीं होने देता तो यहाँ जो क्लोरोफिल है, मेन रिएक्शन सेंटर है, उसका क्या हो जाता, ऑक्सीडेशन हो जाता। जब उसी का ऑक्सीडेशन हो जाता तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकल पाता है, क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है बीटा कैरोटीन। हम जानते हैं बीटा कैरोटीन विटामिन ए बनाता है, फॉर्मूला याद नहीं करना, एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ पॉइंट पढ़िए, एक है एंटीमोफिली, एक है जूकोरी। कोरी वर्ड आता है सीड डिस्पर्सन के लिए और फिल्ली वर्ड आता है पोलिनेशन के लिए। तो इंसेक्ट से होने वाले पोलिनेशन को, इंसेक्ट से होने वाले पोलिनेशन को हम बोलते हैं एंटीमोफिली। और जूकोरी मतलब एनिमल, जैसे बर्ड्स हो गया, बैट हो गया। कोरी मतलब होता है सीड डिस्पर्सन। तो सीड डिस्पर्सन अगर एनिमल कर रहा है तो जूकोरी, और इंसेक्ट अगर पोलिनेशन कर रहा है तो एनिमोफिली।
अब देखिए यहाँ भी एनिमल है और यहाँ भी एनिमल है, इंसेक्ट हो या एनिमल हो उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट के पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो ब्राइट हो, चमकीला हो, अट्रैक्ट करने वाला हो। और इस अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल ब्राइट कलर का स्ट्रक्चर जनरेट करना पड़ेगा, और इसको जनरेट करने का काम, कलर देने का काम करेगा ज़ैंथोफिल्स और कैरोटेनॉइड्स। इन दोनों का मिक्स होता जाएगा और एक कलरफुल स्ट्रक्चर बन जाएगा, फ्लावर के अंदर एक पर्टिकुलर कलर स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इंसेक्ट आ जाएगा, पोलन ग्रेन लेके कहीं और चला जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। बर्ड्स आ जाएंगे, सीड को ले जाके कहीं और गिरा देंगे, जो कोरी हो जाएगी। क्लियर बेटा? काम तो और भी होते हैं लेकिन इतना समझे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फाइकोबिलियंस। अगर हम फाइकोबिलियंस की बात करें तो फाइकोबिलियंस के बारे में हम पहले बोल चुके हैं, इनके बारे में ये याद नहीं करना, लेक ऑफ मैग्नीशियम फाइटोकेल कभी नहीं आएगा। फाइकोबिलियंस में फाइकोसाइनिन भी पढ़ चुके हैं, फाइकोरेथिन भी पढ़ चुके हैं। देखो रेड एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में ही दोनों मिलते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है और रेड एल्गी के अंदर फाइकोरेथिन ज्यादा। यहाँ एक और फाइकोबिलियंस दे रखा है जिसका नाम है एलोफाइसिन, याद नहीं करना। बाकी दोनों हम जानते हैं अच्छी तरह से। क्लियर बेटा? आज के लिए इतना ही, आगे कल की बात। किससे कोई डाउट है बेटा?